नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस सेशन में हम खास क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए CHSL CPO। तो देरी किस बात की, फटाफट से तैयार हो जाइए और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के इस मॉक टेस्ट में हम चलते आगे बढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले अब तक मिल ही गई होगी आपको जानकारी CWC की, यानी क्लासरूम वाला कोर्स। तो देरी किस बात की, अभी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कीजिए एट 999, जिसमें बहुत अच्छे प्राइजेस पर ये कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अब अपने सेशन की ओर और देखते हैं क्वेश्चंस। प्राचीन पाषाण युग के लोगों की मुख्य गतिविधि क्या थी? शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुपालन या कृषि? तो देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पर पाषाण युग। अब पाषाण युग में भी देखे जाए हमारे 3 काल माने जाते हैं, जैसे पैलोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। लेकिन बेटा जब यहाँ प्राचीनतम की बात हो रही है तो इसका मतलब लगभग सबसे पुराने की यानी पैलोलिथिक की बात हम कर रहे हैं, यानी शुरुआती फेज की, जो शुरुआती चरण था, ठीक है, पूरा पाषाण काल। और उसमें से हम लोगों का उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ पर शिकार करना। देखा जाए तो ये जो पशुपालन और कृषि है, ये भी हम लोगों को जो है लिथिक एज में तो मिलता है, लेकिन लिथिक एज के बाद के चरणों में मिलता है। लेकिन सबसे प्राचीनतम हम जो देखते हैं कि आदि मानव द्वारा जो किया जाता था कार्य, ऑक्यूपेशन जो उनके द्वारा अपनाया गया था, वो था हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, शिकार करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक ने तहकीके हिंद लिखा था? जौना राजा, अल बिरूनी, अब्दुल्ला कलहंड। वैसे देखा जाए तो तहकीके हिंद, अब तक तो हमने एक पुस्तक का नाम सुना था जिसे हम कहते हैं किताबुल हिंद, और ये किताबुल हिंद बड़ी चर्चित है, जिसके रचयिता हम सब जानते हैं कौन थे? अल बिरूनी। लेकिन दूर मत जाइए दोस्तों, क्योंकि किताबुल हिंद ही तहकीके हिंद के नाम से भी जानी जाती है, जो कि इनके द्वारा रचित की गई है, यानी अल बिरूनी ही इसके रचयिता है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। यह तब की बात है जब भारत में किसका आक्रमण होता है? महमूद गजनवी, जो भारत में लूटपाट के उद्देश्य से आया था, उसी के साथ आना होता है अल बिरूनी का, और तब भारत के बारे में काफी हद तक जानकारी इस ग्रंथ में दी जाती है। प्राचीन शहर राखीगढ़ी, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इग्नोर करें इसे? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा राजस्थान और हरियाणा के बीच में, लेकिन ये बहुत क्लियर है, ये हरियाणा में है। आपको बता दिया जाए, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है ये राखीगढ़ी। अब तक का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लेटेस्ट जो साइट खोजा गया वो माना जाता है, यानी अभी तक इस पर खोज जारी है। और अभी भी जो खोज की गई थी पिछले, हम देखते हैं जो बताया जाता है कि 2018 के दौरान भी यहाँ से कुछ जो है टीले प्राप्त हुए हैं, यानी अभी तक जो इस पे खोज चल रही है वहां से कुछ ना कुछ प्राप्त होता जा रहा है, और इंतजार कर रहे हैं पुरातात्विदों के अगले अनाउंसमेंट। मतलब वो कुछ ना कुछ इस तरह से चीजें प्राप्त करते रहेंगे जहां पर एडिशन से पता चलता रहेगा कि इस पर कार्य चल रहा है। तो अभी जब भी आपसे पूछा जाए हाल ही में खोजा गया स्थल, ठीक है, तो लेटेस्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ हड़प्पा मानी जाती है कौन सी? ये राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। इतना ही नहीं, इसके जो टीले जो प्राप्त होते जा रहे हैं समय के साथ 2014 2018 के बाद से, लेकिन उससे पहले अब तक सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल माना जाता था वो माना जाता था मोहेंजोदारो। क्षेत्रीय हिसाब से, मतलब क्षेत्रीयवाद के हिसाब से वो सबसे बड़ा स्थल माना जा रहा था। लेकिन जब इनके टीले प्राप्त हुए तो अब तक कहा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट साइट के रूप में राखीगढ़ी को जाना जाता है, जो लगभग 550 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और वही मोहेंजोदारो जो है लगभग 350। तो यानी राखीगढ़ी मोहेंजोदारो के मुकाबले में ज्यादा हेक्टेयर्स में ये फैला हुआ स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वैशाली, इंद्रप्रस्थ। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मौर्यन साम्राज्य जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे।
और चंद्रगुप्त मौर्य ने जहां से शासन किया था वो नगर कहलाता था पाटलिपुत्र। लेकिन बता दिया जाए तो पाटलिपुत्र न केवल मौर्यों की राजधानी थी, इनसे पहले भी जो मगध पर शासन करने वाले वंश थे, चाहे वो शिशुनाग में काला शोक हो या फिर हम बात कर रहे हैं नंद वंश की, इन सभी की राजधानी पाटलिपुत्र रही थी, जिस नगर को स्थापित किया था उदयन ने। मगध के सबसे पहले राजवंश हर्यंक वंश के शासक थे उदयन, और उदयन ने इस नगर को बसाने के बाद अपनी राजधानी घोषित कर दी थी। हालांकि शिशुनाग के एक शासक, शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने इसको शिफ्ट कर लिया था वैशाली की ओर, लेकिन बाद में उनके पुत्र कालाशोक जो हैं इसे वापस पाटलिपुत्र ले आते हैं, जो कि आप देखते हैं सोन और गंगा पर स्थापित ये जो नगर है ये बहुत ही फला फूला नगर था, और देखते हैं कि किस तरह से ये जो है काफी हद तक समृद्ध साम्राज्य के रूप में जाना गया था, जिसमें इनकी इकोनॉमी पाटलिपुत्र में बहुत अच्छे लेवल पर देखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य दरबार में ग्रीक राजदूत का नाम बताएं। सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लेटो या फिर अरस्तु? क्योंकि हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपनी 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद दिया था, और उसके बाद इन्होंने एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तब हम देखते हैं कि किस तरह से इनका सामना इसी दौरान होता है साम्राज्य को लेकर, सत्ता को लेकर सेल्यूकस निकेटर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुए, और बाद में उनकी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। इतना ही नहीं, सेल्यूकस निकेटर जब इस रिश्ते के बंधन में बंध गए तो बाद में उन्होंने अपने सन इन लॉ यानी उनके दामाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, किसे? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? इंडिका नामक जो ग्रंथ की रचना की थी, और ये कौन सी भाषा में था? ग्रीक भाषा में। बता दिया जाए कि इंडिका जो है बहुत हद तक मौर्यों का इतिहास बताने का एक अच्छा ग्रंथ माना जाता है, और इन्होंने भारतीय समाज को कितने क्लास में डिवाइड किया है? 7 क्लासेस में। याद रखना, वैसे तो अगर हम माने जाए तो हमारे समाज के 4 वर्ण माने जाते थे, 4 कास्ट, 4 जातियां मानी जाती थी, लेकिन इन्होंने हमारे समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। और ये प्रश्न बहुत आता है, इनमें से किस व्यक्ति ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित दिखाया है? तो मेगास्थनीज ने। असहयोग आंदोलन को किसके बाद वापस ले लिया गया था? प्रथम विश्व युद्ध, चोरी चोरा घटना, बारडोली सत्याग्रह या गांधी इरविन समझौता? वेल अगर देखें तो सारे के सारे हमने बहुत पहले भी डिस्कस किए हुए हैं मुद्दे, लेकिन कोई बात नहीं, एक नया प्रश्न के रूप में सामने आ रहा है कि असहयोग आंदोलन जो है किसके बाद ये जो है समाप्त कर दिया जाता है? तब यहाँ हमारा उत्तर होता है चोरी चोरा घटना। ठीक है, चोरी चोरा घटना जो ये घटित होती है या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आंदोलन को चला रहे थे अहिंसक होकर, यहाँ पर सत्याग्रही इस आंदोलन को चला रहे थे, वहाँ पर जिस तरह से पुलिस ने इन सत्याग्रहियों पर ये जो है लाठियाँ बरसाई थी और इस तरह से उनका विरोध किया था और बहुत बुरी तरह से जो है इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, तो बदले में जो भीड़ थी वो हिंसक हो गई, और हिंसक होने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी चोरी चुरा के, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। और इस वजह से निराश होकर जब गांधी जी पूरा का पूरा यहाँ पर आने के बाद देखते हैं इस घटना को देखा कि किस तरह की घटना घटित हुई है, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन जो कि अहिंसक होकर चला रहा था, क्योंकि इस हिंसा की वजह से उन्हें आंदोलन वापस लेना पड़ा। ठीक है, जिसके बाद गांधी जी के लोग जो हैं उनके फॉलोवर्स में से 2 लोग ये 2 गुट में बट चुके थे। अभी भी कुछ लोग गांधी जी के विचारों के साथ रहना चाहते हैं, तो कुछ उनका विरोध करने लगे थे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का असफल होने का कारण ही घटित माना जाता है ये घटना चोरी चोरा। गौरी को विजय का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डैश की स्थापना की। गौरी की विजय का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डैश की स्थापना थी। विजयनगर वंश, बीजापुर वंश या दिल्ली सल्तनत मुगल वंश। यानी आपको हमें ये जानना है दोस्तों कि जब मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, तो उसका क्या प्रभाव इतना भारत पर पड़ा था। जैसे कि हम बात करें तो गौरी जो कि इससे भी पहले भारत में जो है आए थे यहाँ पर आक्रमण करते हुए, अरबी और तुर्कियों का आक्रमण था, तो उसमें हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी।
महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, इनके खास जो आक्रमण था उससे शासन को लेकर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गजनवी ने हाँ भारत में लूटपाट बहुत की थी, लेकिन साम्राज्य स्थापित को लेकर किसकी दूरदृष्टि देखी जाती थी? मोहम्मद गौरी, जिन्होंने यहाँ पृथ्वीराज के उनको पराजित करने के साथ ही कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, जो आगे किस नाम से जाना गया था? दिल्ली सल्तनत। और बाद में गौरी के ही गुलाम, जिन गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के क्या माने गए थे? संस्थापक। क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। और इनसे ही जो है ये जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो द्वितीय सिकंदर कोई और नहीं, सिकंदर सानी। कौन थे ये? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि माने जाते थे, कहलाते थे सिकंदर सानी, इनकी ये उपाधि थी। या फिर इनको कहा जाता था सेकंड अलेक्जेंडर, द्वितीय सिकंदर, जिनकी नीतियां बहुत ही अद्भुत थी। कहते हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल थे, जहां पर इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा था, इन्होंने कभी उसको मिलने नहीं दिया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इनके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत बहुत ही प्रगति कर रहा था, जो कि जाने जाते हैं दो मुख्य सुधारों के लिए। एक है सैन्य सुधार, ठीक है, मिलिट्री रिफॉर्म। एक है इनका सैन्य सुधार, मिलिट्री रिफॉर्म। तो वहीं दूसरा कौन सा है? बाजार सुधार, मार्केट रिफॉर्म। और मैं बता दूं, कई बार ऐसे होते थे कि सुल्तान इस तरह के सुधार करते थे तो जरूरी नहीं है वो सफल हो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसे थे, ये दूर दूर तक सफल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकबर की सुलह कुल की अवधारणा का अर्थ है। सुलह कुल जो कि अकबर ने अपनाया था, अब इनके पीछे इनका इंटेंशन क्या था, इनका मोटिव क्या था, वो जानते हैं। सभी के लिए मित्रता और सद्भावना, आम भाईचारा, भाईचारा और दोस्ती, सभी के लिए सद्भाव और शांति। एक्चुअली अगर बताया जाए तो सुलह कुल को लेकर जो बात करते हैं इतिहासकार, उनका कहना है दरअसल अकबर के गुरु थे जिनका नाम था अब्दुल लतीफ, और अब्दुल लतीफ ने अपने शिष्य अकबर को ये शिक्षा दी थी सुलह कुल की, जिसका अर्थ माना जाता है पीस फॉर ऑल, सभी के लिए शांति कायम करना, यानी सभी में शांति बनाए रखना। और माना जाए तो कुछ अकबर जो कि एक मुस्लिम शासक माने जाते हैं, लेकिन उनके काल में ऐसा कहा जाता है कि किस तरह से जो एक शासन काल रहा था 49 इयर्स का, उसमें हिंदू और मुस्लिम्स को लेकर उन्होंने साथ लेकर पूरी इक्वालिटी के साथ शासन किया था, जिनमें उनमें कोई भेदभाव नहीं रखा था। और न केवल इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म को लेकर, बल्कि अन्य धर्म को भी उन्होंने समानता के साथ देखा। उन्होंने सभी को बहुत हद तक फेवर भी किया था, और इसीलिए अपने गुरु की इस नीति को भी माना था, जिसे सुलह, जैसे हम कहते हैं ना सुलह करके चलना, सुलह मतलब आपसी में सुलह करना, शांति बनाना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें इससे मिलता जुलता एक जो अपना प्रश्न समझ में आता है वो क्या है बेटा? सभी के लिए सद्भाव और शांति कायम करना, यही चीज है। देखो एक शब्द से आपको अपना उत्तर क्लियरली, क्योंकि लगभग सभी में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो कोई ना कोई कंफ्यूज तो हो ही जाता है। लेकिन जब भी आप सुलह कुल पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है इसका लिटरली मीनिंग जो है, वास्तविक अर्थ पीस फॉर ऑल, और एक शब्द से आप यहाँ पर अपना उत्तर जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये याद रखना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, जो कि कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तीनों ही मुख्य रूप से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन कैसे भूल सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट। जहां पर पहला गोलमेज सम्मेलन बेटा कब से कब तक होता है? 1930 से 31, और 1931 से 1932, और 1932 से 1933, यानी जो पहला राउंड टेबल है वो कब होता है? 1930 में होता है। ये वही वर्ष था जब एक तरफ यहाँ लंदन में होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वही दूसरी तरफ भारत में क्या चलाया जा रहा था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद कीजिए, जिसके दौरान नमक सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है,
और इस वजह से क्योंकि जब ये नमक सत्याग्रह चलाया जा रहा था तो गांधी जी और यहाँ पर जो बाकी कांग्रेस लीडर्स हैं वो उसमें शामिल थे, इसलिए वो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के राष्ट्रगान की रचना की है? काजी नजरुल इस्लाम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सत्यजीत रे या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? हम कैसे भूल सकते हैं? भारत भाग्यो विधाता, भारत भाग्यो विधाता जो ये गाया गया था नेशनल एंथम जिसे आज माना जाता है, ये लिखा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं बंगाली संस्कृत में लिखा हुआ ये जो हमारा नेशनल एंथम है दरअसल फर्स्ट टाइम 1911 में दिल्ली दरबार में गाया जाता है, जब कलकत्ता का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है उसके दौरान ये गाया जाता है। कहा जाता है कि दरअसल 24 जनवरी 1950 को हमारी भारतीय सरकार द्वारा इसे एक नेशनल एंथम का करार दिया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर न केवल हमारे भारत का नेशनल एंथम लिखने वाले थे बल्कि इनकी एक और रचना जो हमने सुनी है, कौन सी? अमार सोनार बांग्ला, जो कि इन्होंने भारत में बंगाल विभाजन के दौरान लिखी थी। जब कर्जन ने घोषणा की 1905 में बंगाल विभाजन, तो उस समय अपनी सेंटिमेंट्स को व्यक्त करके इन्होंने एक और रचना लिखी थी, कौन सी? अमार सोनार बांग्ला। और बता दिया जाए ये आज किसका नेशनल एंथम माना जाता है? बांग्लादेश। इसीलिए कभी भी पूछा जाता है कि कितने दो देशों का राष्ट्रगान लिखने वाले कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक का विवरण देता है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, समुद्रगुप्त। अब देखिए हमने कई बार इंस्क्रिप्शंस पर क्वेश्चंस किए और इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनमें से हम हाथी गुफा अभिलेख कैसे भूल सकते हैं, जो कि माना जाता है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये जो हाथी गुफा अभिलेख था ये कलिंग के राजा खारवेल का था और कहते हैं कि इसमें बहुत हद तक जानकारी दी जाती है समाज के बारे में या पब्लिक स्ट्रक्चर के बारे में, काफ़ी हद तक इसमें जानकारी दी जाती है। और इसी हाथी गुफा अभिलेख में एक वर्णन हमें मिलता है जब हम बात करते हैं नंदवंश के शासक धनानंद को लेकर, ठीक है, ये नंदवंश के जो संस्थापक माने जाते हैं अब आगे हम बात करने जा रहे हैं अगले प्रश्न पर, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं अगले प्रश्न पे, जो कि यहां नजर आता है। हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक का विवरण देता है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल या समुद्रगुप्त? तो बात करते हैं जब हम लोग अब इंस्क्रिप्शंस को लेकर, तो देखिए बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो कई बार हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन हाथी गुफा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हाथी गुफा अभिलेख जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर का ही अभिलेख माना जाता है, ये किसी और का अभिलेख नहीं दोस्तों बल्कि कलिंग के शासक खारवेल का है। और इतना ही नहीं बल्कि इस अभिलेख में बहुत हद तक जानकारी मिलती है, चाहे फिर वो समाज को लेकर हो या पब्लिक स्ट्रक्चर को लेकर हो, किसी भी चीज या प्रोजेक्ट्स को लेकर हो। इतना ही नहीं बल्कि हाथी गुफा अभिलेख, ऐसा इतिहासकारों का कहना है, एक वर्णन ये किसका करते हैं? नंदवंश के शासक महापद्मानंद, जो कि कहते हैं कि वो यहाँ पर इस पे आक्रमण करने जब इस दौरान यहाँ आए थे तो वो यहाँ से कई सारी जो आइडल वर्शिप थी, जो मतलब मूर्तियां थी, उनको ये अपने साथ लेकर आए थे। इस बात का वर्णन ये करते हैं और कई बार धनानंद के रेफरेंस से ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका वर्णन कौन से अभिलेख में किया गया, तो हाथी गुफा शिलालेख। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष हुआ? 1909, 1919, 1935, 1942। तो मॉर्ले मिंटो सुधार जिसे गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन मॉर्ले और इस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। इन दोनों ने मिलकर जिस सुधार की बात की थी वो क्या कहलाता था? मॉर्ले मिंटो सुधार
1909, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है, 1909 के तहत। इसमें बहुत सारी जो मुख्य बात की थी उनमें से एक बात ये कही थी कि जो मुस्लिम्स हैं उन मुस्लिम्स को क्या देने के लिए कहा गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी इन्होंने पृथक निर्वाचन दिए थे मुस्लिम संप्रदाय को, जिसके बाद कहा जाता है कि यहीं से, मिंटो का कहना है, हमने बीज बो दिए कड़वी फसल, और वो कड़वी फसल कोई और नहीं, वो बॉर्डर है दोस्तों, जो आज हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस ब्रिटिश वाइसरॉय ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहां पर हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा करने वाले कोई और नहीं, लॉर्ड कर्जन थे। कहते हैं इनके 1905 के इस बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद इसके विरोध में भारतीयों द्वारा, यानी हम देखते हैं कि बंगाल में इस तरह से आंदोलन चलाया जाता है जिसे नाम दिया गया था स्वदेशी मूवमेंट। जिस मूवमेंट को लीड करने वाले हमारे यहाँ पर 3 नेता नजर आते हैं, जिन्हें कहा जाता है लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, साथ के साथ अरबिंदो घोष का भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, और कहा जाता है कि अपने अपने स्टेट्स में, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स में इन्होंने बहुत हद तक इस आंदोलन को लीड किया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बंगाल का विभाजन तो हो ही गया था। ठीक है, और इसके बाद से ही शुरू होती है जहां भारत में अभी तक उदारवादी युग चल रहा था, उग्रवादी युग की शुरुआत होती है। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट या फिर अहमद अंसारी। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ समाचार को लेकर, समाचार पत्र को लेकर, तो इनको शुरू करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने ना केवल यही न्यूज़पेपर चलाया था, बल्कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक और न्यूज़पेपर, न्यू इंडिया। ये वही एनी बेसेंट है जो आयरलैंड की नागरिक यानी आयरिश विमेन जानी गई थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत आंदोलन चलाए थे। इनका खास बाल गंगाधर तिलक के साथ चलाया गया माना जाता है। कौन सा आंदोलन? आंदोलन चलाया गया था इनके द्वारा होम रूल लीग। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि कांग्रेस में जो पहली महिला अध्यक्षता संभालने वाली थी वो कोई और नहीं थी, एनी बेसेंट ही मानी जाती है। यानी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट। फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? बुलंद दरवाजा, पंचमहल, मोती मस्जिद, हुमायूं का मकबरा। पहले अगर फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी में एक महत्वपूर्ण, जो बहुत ही चर्चित यहाँ पर जो एंट्रेंस गेट माना जाता है, वो कोई और नहीं है भाई, बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया था, और अकबर द्वारा ये कब बनवाया जाता है? 1575। देखें, वैसे कहा जाए ये तो फतेहपुर सीकरी यानी आगरा में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बताया जाए ये किस राज्य की जीत पर बनवाया गया था, तो गुजरात विजय पर। ये याद रखना होगा, ये गुजरात विजय के दौरान बनवाया गया था, जब अकबर ने गुजरात में विजय हासिल की थी, बुलंद हासिल की थी, तो तब बनवाया गया था ये बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा ही नहीं, बल्कि बहुत हद तक बहुत अच्छे अच्छे निर्माण अकबर द्वारा करवाए जाते हैं फतेहपुर सीकरी। जैसे कि हम बात करते हैं पंचमहल को लेकर, जहांगीरी महल को लेकर, आगरा का किला भी इन्होंने ही बनवाया था। तो बहुत महत्वपूर्ण निर्माण जो है अकबर के आगरा में ही देखे जाते हैं, क्योंकि अकबर एक ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने आगरा से शासन किया था, इसलिए उनके सारे कार्य आगरा की ओर ही देखने को मिलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1918, 1914, 1935, 1939। तो हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध यानी जो कि स्टार्ट होता है 1914 से लेकर और एंड होता है 1918, तो इसका अंत कब है, यहाँ पर समाप्त कब है? 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जिसके बाद हम देखते हैं भारत में अंग्रेजों की गतिविधियां ही अलग हो गई थी। 1918 के बाद से कितनी सारी चीजें घटना घटित हुई थी भारत में, जैसे कि हम देख सकते हैं सीवर्स की संधि के बाद इन्होंने ऑटोमन साम्राज्य के अंत की बात करी और खलीफा के पद को समाप्त करने की बात की। तो उसी के साथ भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, जिसमें बाद में गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए असहयोग आंदोलन को शुरुआत करने की बात की थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका कारण, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कारण सिर्फ खिलाफत आंदोलन ही नहीं, यानी खलीफा के पद को बचाना ही नहीं था, बल्कि हाल ही में जो अंग्रेजों द्वारा ये घटनाएं घटित हुई थी, चाहे फिर वो 1919 का रॉलेट एक्ट हो,
या फिर 1919 में घटित हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे बर्बरता का एक प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है इन सभी कारणों की वजह से, मतलब अंग्रेज जैसे ब्रिटिशर्स, ऐसे लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये बिजी थे और बिजी होने के बाद इन्होंने फ्रस्ट्रेशन कैसे इंडियंस के साथ निकाली, क्योंकि हम लोग साथ तो इनका दे रहे थे, लेकिन क्या था, इनको लग रहा था कि हम लोग साइड बाय साइड क्या कर रहे हैं, एंटी ब्रिटिश भी हो रहे हैं। क्योंकि इधर लखनऊ समझौता में हम लोग एंटी ब्रिटिश होकर भी जो है कांग्रेस और लीग इकट्ठे होकर साथ एक होकर यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध जाने की बात कर रहे थे। तो वहीं पर हम भारत में देख रहे हैं होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग जो है वो अपना मूवमेंट भी चला रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है बैक टू बैक चीजें ऐसा लग रहा था। बाद में जो इन्होंने ढील छोड़ दी थी इस वर्ल्ड वॉर के दौरान, वही उसको पकड़ बनाने के बाद 1918 के बाद इन्होंने भारत में किस किस तरह की जो है चीजें की थी, कैसे कैसे इवेंट इनके काल में हुए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रसार में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, अशोक, राजा राममोहन रॉय। तो देखिए, बौद्ध धर्म को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो इधर चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म था, वहीं हम लोगों को अकबर का नजर आता है। तो अकबर जो है माना कि जो एक मुस्लिम रूलर थे, माना कि सभी धर्म को इन्होंने एक समानता का रूप दिया था, लेकिन वहीं कहें तो बौद्ध धर्म को पर्टिकुलरली इन्होंने प्रसार किया, ऐसा नहीं है। राजा राम मोहन रॉय का एक्चुअली किसी धर्म को लेकर पर्टिकुलर एक वो नहीं था कि प्रमोट करना है, वो करना है। वो सिर्फ किस में ज्यादा बिलीव करते थे, मोनोथीज्म में, एकेश्वरवाद और मिथोलॉजी का विरोध करते थे, यानी अंधविश्वास की चीजें जो मिथ्या है, जो झूठ है, मनगढ़ंत है। लेकिन यहाँ पर अशोक के जीवन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा था जब इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं ली थी। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का अपना पहले हृदय परिवर्तन किया और बहुत तेजी से जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था बौद्ध धर्म का, जिसके प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने अपने पुत्र जो ये थे महेंद्र थे और पुत्री जो संघमित्रा थी, उनको भेजा भी था इन्होंने सिलोन यानी श्रीलंका, इसके प्रचार करने के लिए। ठीक है, धम्म महम्मद को भी नियुक्त किया था, ऑफिसर्स थे जो बौद्ध धर्म के जो सारी जो टीचिंग्स हैं ताकि वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की राजधानी बनी? कलकत्ता, गोवा, मद्रास, बॉम्बे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भाई पुर्तगालियों की राजधानी, तो पुर्तगालियों की राजधानी को लेकर स्टार्टिंग में बात करते हैं, पहले तो कोचीन थी, लेकिन बाद में जो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी उसे किसको बनाया था? गोवा को, जिस गोवा को उन्होंने कैप्चर किया था 1510 में और 1530 में इसे अपनी कैपिटल बनाते हैं। और वहीं हम देखते हैं गोवा न केवल ये पुर्तगालियों के लिए शुरुआती में काम कर रही थी एज अ कैपिटल, बल्कि भारत आजाद होने के बाद तक 1961 तक पुर्तगालियों का गोवा में अधिपत्य बना हुआ था। तो इसीलिए कहते हैं पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत में आए लेकिन सबसे अंत में भारत से गए थे। वहीं कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये तीनों ही अंग्रेजों की क्या मानी जाती हैं? प्रेसिडेंसी मानी जाती है। यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक इरादों को भारत में पूरा कर रही थी, तो जिन तीन नगरों के माध्यम से उन्होंने आधार बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें जमाई थी, तो वो यही थी। इनमें से अंग्रेजों की कैपिटल कौन सी बनी थी? कैलकाटा बनी थी। ठीक है, तो इसे याद रखेगा, ऑड वन आउट में गोवा है, बल्कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जो है अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान लॉर्ड हार्डिंग भारत के वॉइसरॉय थे? 1857 का विद्रोह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दिल्ली दरबार। तो बात करनी है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग भारत के वॉइसरॉय थे जब हम नजर आते हैं मिंटो के बाद, और मिंटो के बाद हम देखते हैं कौन सा एक इवेंट होता है, दिल्ली दरबार। 1911 का दिल्ली दरबार, जिस दौरान भारत में ताजपोशी होती है किसकी? महाराज जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। जॉर्ज पंचम और जो महारानी मैरी थी, जब वो भारत में आते हैं तो उनके दौरान ये दिल्ली दरबार आयोजित होता है। उस समय भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग थे। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहा जाता है कि यही वो समय था जब इनकी घोषणा के बाद जो अभी तक अंग्रेजों की अब राजधानी कलकत्ता, अभी हम पीछे देखकर आए हैं, वही राजधानी कलकत्ता से कहां पर इन लोगों ने इसे शिफ्ट कर दिया था? दिल्ली की ओर। ठीक है, और तब भारत की राजधानी क्या बनी थी? दिल्ली बनी थी 1911 में। ठीक है, तो ये इनके द्वारा ही घोषित किया जाता है। नेक्स्ट, हर्यंक वंश के संस्थापक का नाम बताइए।
बिंदुसार अजातशत्रु, बिंबिसार कालाशोक। तो भाई हर्यंक वंश कहते हैं जब भारत में 16 महाजनपद हुए थे तो उनमें से जो विशाल जनपद माना जा रहा था वो महान जनपद कौन सा माना जा रहा था? मगध। ये मगध साम्राज्य, इस मगध साम्राज्य का पहला वंश था ये हर्यंक वंश। इसके बाद शिशुनाग, इसके बाद नंद, फिर मौर्य आए थे। तो सबसे पहला हर्यंक वंश थे, शासक थे, हर्यंक वंश था और इसके जो संस्थापक माने जाते थे, ठीक है, वो कोई और नहीं भाई बिंबिसार है। यहाँ थोड़े से ना दो नाम है, बिंदुसार और बिंबिसार, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, जिसको याद है ना क्यों नामकरण किया था? क्योंकि जहर की कुछ बूंदें यहाँ पर उनके माथे पर अपनी छाप छोड़ गई थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाइफ है उन्होंने ये खाना ग्रहण कर लिया था और तब उन पे यहाँ पर छाप छोड़ जाती हैं, ठीक है, तो उनके गर्भ में बिंदुसार होते हैं और इस तरह से जो है बिंदुसार उनका नामकरण किया गया। वही बिंबिसार हर्यंक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इनके पुत्र अजातशत्रु थे और अजातशत्रु द्वारा ही इनकी हत्या की गई थी गद्दी के लिए, ठीक है, तो ये याद रखना है। घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अब यहाँ है बाबर और राणा सांगा, बाबर और महमूद लोधी, अकबर और महाराणा प्रताप या हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो यहाँ पर देखते हैं घाघरा का युद्ध जो कि लड़ा जाता है 1529 में, 1529 में लड़ा गया, जिस समय बाबर का शासन था और बाबर ने युद्ध लड़ा था महमूद लोधी से। इब्राहिम लोधी के पुत्र जो अभी भी जीवित थे लेकिन अभी भी एक कॉम्पिटिटर के रूप में थे बाबर के लिए। कहते हैं इन दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था ये भारत का वह युद्ध माना जाता है जो जल और थल पर लड़ा गया था, ठीक है। तो बाबर ने कौन कौन से बैटल लड़े थे? पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और घाघरा के युद्ध के बाद ही अगले वर्ष 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। तो जब जल और थल पे कौन सा युद्ध लड़ा गया था ये पूछा जाए तो यही वो घाघरा का युद्ध माना जाता है। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को क्राउन को हस्तांतरित कर दिया? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक भारत में आधिपत्य बनाई हुई थी, लेकिन कौन सा वो एक्ट था जिस एक्ट के बाद अब क्राउन के पास डायरेक्ट इंडिया का कंट्रोल आ गया कि अब इंडिया पे हम डायरेक्ट शासन करेंगे, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। और ऐसा तब होता है जब भारत में घटित होता है 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति, और उस विद्रोह के बाद ही एक्ट लागू हो जाता है भारतीय सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस समय महारानी विक्टोरिया ने इसे पारित करके मुगल साम्राज्य का अंत किया और दूसरी तरफ डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल इस पर हासिल कर लिया था। इसके बाद इंडिया में स्थापित होता है इनका साम्राज्यवाद। अभी तक ये लोग 100 साल के लिए हम पे क्या कर रहे थे? हमारे लिए हम इनके कौन थे? इनकी कॉलोनियलिज्म अभी तक इनका चल रहा था 100 साल के लिए कॉलोनियलिज्म। अब ये किस पर आ गए थे? इंपीरियलिज्म पर, साम्राज्यवाद पर आ चुके थे, ठीक है। अशोक के शासनकाल के प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध संघ का आयोजन था। चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। तो बात कर रहे हैं भाई अशोक के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगति आयोजित होती है? तीसरी। ये याद रखेगा, मैंने आपको कई बार बताया है एक का फॉर्मूला, ठीक है। अभी जो अजातशत्रु आपने देखा और अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इन सबके शासनकाल में क्या होता है? बौद्ध संगति आयोजित होती है। यानी कुल मिला के कितनी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? 4 हुई थी। उनमें से तीसरे नंबर पे आते हैं अशोक, ठीक है। और अशोक के काल में तीसरी आयोजित होती है जिसमें जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना अभिधम्म पिटक की क्या होती है? रचना होती है, ठीक है। तो अभिधम्म पिटक जो है लिखा जाता है, ये जो है रचित किया जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या डलहौजी। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि साइन होती है 1792। अब मैं आपको बता दूं ये क्या था। दरअसल टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शेर कहलाते थे। और इस समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल, भारत के नहीं कहेंगे बेटा, बंगाल के हम कहेंगे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस।
तो कॉर्नवालिस जो थे इस समय गवर्नर जनरल थे। और देखते हैं कि अंग्रेज और मैसूर के बीच होता है युद्ध, जिसे हम बोलते हैं बेटा एंग्लो मैसूर वॉर। ये एंग्लो मैसूर वॉर अंग्रेज और मैसूर के बीच में कितने हुए थे? 4 हुए थे टोटल। 4 में से जिसके बाद ये संधि साइन होती है वो कहलाता है तीसरा युद्ध, जो कि 1790 से 1792 तक था। और इसी संधि से ये इस युद्ध का अंत होता है, ये युद्ध समाप्त होता है भारी भरकम समझौते के साथ। तो हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान जो थे, जो कि हैदर अली यानी उनके पिता हैदर अली के बाद वो मैसूर की बागडोर संभालते हैं और उनको अंग्रेजों के साथ इस युद्ध का सामना करना पड़ता है, जो युद्ध इस समझौते के साथ ही, संधि के साथ ही समाप्त होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, तो ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ हुआ भैया आज का सेशन कंप्लीट। तो कैसा रहा था ये अब तक का सेशन मेरे साथ? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।